नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये किताब पैसे को लेकर हमारी सोच को एक नया नज़रिया देती है, खासकर वो बातें जो हमें हमारे स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। तो चलिए आज इस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल। सोचिए, हमें स्कूल में मुश्किल से मुश्किल अलजेब्रा की फॉर्मूले तो सिखाए जाते हैं, लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है ये क्यों नहीं सिखाया जाता? हमारी जो एजुकेशन है वो हमें एक अच्छी नौकरी पाने के लिए तो तैयार कर देती है, पर क्या वो हमें पैसों के मामले में आज़ाद होना सिखाती है? शायद नहीं। ये किताब असल में बस दो अलग अलग सोच के बारे में है। एक तरफ है पुअर डैड, जो कहते हैं पैसे के लिए मेहनत करो, मतलब अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो। और दूसरी तरफ है रिच डैड, जो सिखाते हैं पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। बस सूझ का ये छोटा सा फर्क ही दौलतमंद बनने और ना बनने के बीच की सबसे बड़ी वजह है। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक सलाह से जो हम सबको बचपन से मिलती है, पैसे बचाओ। लेकिन क्या सिर्फ पैसे बचाना ही अमीर बनने के लिए काफी है, या फिर ये एक अधूरा सच है? देखिए, पैसे बचाने की आदत बहुत अच्छी है, ये हमें अनुशासन सिखाती है। पर दिक्कत तब होती है जब हमारी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ बचाने पर ही आकर खत्म हो जाती है। मतलब हम पैसा बनाने पर नहीं, सिर्फ उसे बचाने पर फोकस करते हैं, और बस यहीं पर असली गड़बड़ शुरू हो जाती है। कल्पना कीजिए कि किसी ने बहुत मेहनत करके 10 लाख रुपए बचाए हैं। सुनने में ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसी बचत के अंदर एक ऐसा दुश्मन छिपा है जो चुपचाप इस पैसे की कीमत को खा रहा है? और वो दुश्मन है महंगाई। आज के 10 लाख रुपए की जो खरीदने की ताकत है, वो 10 साल बाद सिर्फ 5-6 लाख के बराबर रह जाएगी। अरे सोचिए ना, जो चीजें हमारे माँ बाप के जमाने में 10 रुपए की आती थी, आज वो 100 रुपए की है। यही तो है महंगाई। और सिर्फ बचत करने वाले लोग इस रेस में हमेशा पीछे रह जाते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये आंकड़े सब कुछ साफ कर देंगे। मान लीजिए कोई हर महीने 10,000 रुपये एक एसआईपी में डालता है, जहां उससे करीब 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल में वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बना सकता है। वहीं अगर वही पैसा एफडी में रखा जाए तो महंगाई के असर के बाद वो सिर्फ 9 लाख के आसपास ही बनेगा। कहां 1 करोड़ और कहां 9 लाख? यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अच्छा, तो अब आते हैं इस किताब के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। दौलत बनाने का ये पूरा खेल समझने के लिए हमें सिर्फ 2 शब्दों का असली मतलब समझना होगा। एक है एसेट यानी संपत्ति, और दूसरा है लायबिलिटी यानी देनदारी। रिच डैड के हिसाब से एसेट की परिभाषा बहुत सीधी सादी है। कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले वो एसेट है, बस इतनी सी बात है। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा, हर वो चीज जो जेब से पैसा निकाले। ये छोटा सा फर्क ही अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी 20 लाख रुपए की एक लग्जरी कार खरीदता है, जो कि एक लायबिलिटी है। अब 5 साल बाद उसका मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और गाड़ी की घटती कीमत, इन सबको मिलाकर उसे 19 लाख का सीधा सीधा नुकसान होता है। वहीं दूसरा आदमी उन्हीं 20 लाख से एक प्रॉपर्टी लेकर उसे किराए पर दे देता है। 5 साल बाद किराए की इनकम और प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमत से उसे 17 लाख का फायदा होता है। पैसा एक ही, फैसले दो, और नतीजा जमीन आसमान का फर्क। अब एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों को चौंका दे, क्या वो घर जिसमें हम रहते हैं एक एसेट है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या ये रिच डैड की परिभाषा में फिट बैठता है? सच तो ये है, अगर कोई घर हर महीने जेब से ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रहा है, तो वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। वो एसेट तब बनेगा जब उससे किराया आए। यही वजह है कि अमीर लोग लायबिलिटीज खरीदने के बजाय इनकम बनाने वाले एसेट्स खरीदते हैं। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक क्लियर हो गया है, तो देखते हैं कि अमीर लोग असल में दौलत बनाते कैसे हैं, वो किस फॉर्मूले पर काम करते हैं। यहाँ पैसे के 2 साइकिल हैं। ज्यादातर लोग गरीबी के साइकिल में फंसे होते हैं, पहले कमाओ, फिर खर्च करो, और अगर कुछ बच गया तो उसे बचा लो। लेकिन अमीर लोग दौलत के साइकिल को फॉलो करते हैं, पहले कमाओ, फिर सबसे पहले इन्वेस्ट करो, और फिर जो बचा उससे खर्च करो। ये पहले इन्वेस्ट बाद में खर्च का छोटा सा बदलाव ही सारी कहानी बदल देता है। दौलत बनाने का एक सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, इनकम का एक सोर्स बनाइए। दूसरा, अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा, उस इन्वेस्टमेंट से ऐसी इनकम बनाइए जिसके लिए आपको हर रोज काम ना करना पड़े।
और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उस मुनाफे को फिर से इन्वेस्ट कीजिए ताकि पैसे से और पैसा बनता रहे। और इस पूरे साइकिल का आखिरी मकसद क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसों की आज़ादी। और इसकी परिभाषा भी एकदम साफ है। वो हालत जब इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा आपके महीने के खर्चों से 2 या 3 गुना ज्यादा हो। उस दिन आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं और पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब करने के लिए, ये सारे तरीके अपनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए, वो है सही सोच, सही माइंडसेट। क्योंकि ये पूरा खेल पैसों से ज्यादा दिमाग का है। ये लाइन पूरी कहानी बता देती है। आम लोग अमीर बनने के लिए कोई जादुई तरीका या शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, जबकि अमीर लोग एक मजबूत सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं जो धीरे धीरे लंबे समय तक दौलत बनाता रहे। एक लॉटरी का टिकट खरीद रहा है तो दूसरा एक बिजनेस खड़ा कर रहा है। जल्दी अमीर बनने की यही चाहत हमें कई खतरनाक जालों में फंसा देती है, जैसे बेटिंग एप्स, डे ट्रेडिंग, MLM स्कीम्स या फिर रातों रात अमीर बनने वाले कोर्स। ये सब उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो सिस्टम बनाने की मेहनत से बचना चाहते हैं। लेकिन सच तो यही है कि दौलत बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो इस पूरी बातचीत से क्या सीखने को मिलता है? यही कि इन्वेस्ट करना शुरू करने का सबसे अच्छा समय बीता हुआ कल था। वो समय अब जा चुका है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, अभी, इसी वक्त। कल के बारे में अफसोस करने से लाख गुना बेहतर है कि आज एक छोटा सा कदम उठा लिया जाए। तो आज का ये विश्लेषण इसी एक सवाल पर खत्म होता है। आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ जाने के लिए उठाया जा सकता है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।